नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सासाराम से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बेकाबू थार ने 3 युवक को रौंद दिया है। बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा गया। 2 युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। एक की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर सासाराम से बता रहे हैं। दरिहट के भरकुरिया के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां बेकाबू थार ने 3 युवक को रौंदा। बाइक सवार 3 युवक को रौंद दिया है, जहां 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, बेकाबू थार ने 3 युवक को रौंदा है, 2 की मौत हो गई है। फिलहाल जो ड्राइवर है, क्या उसके बारे में कोई पता चल पाया और कब ये कैसे घटना हुई? क्योंकि ये जो घटना है ये दरिहट के भरकुरिया के पास की है और इस हादसे के बाद जो थार जो चला रहा था व्यक्ति, वो थार को छोड़कर वहां से भाग गया। और जो प्रत्यक्षदर्शी से जो हमारी बात हुई है, तो प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि थार जो है इतनी जोरदार टक्कर हुई है स्प्लेंडर बाइक से। उसमें विकास कुशवाहा नामक एक युवक है, वो लगभग 50 मीटर तक घसीट कर आगे तक चला गया और इसमें मौके पर ही विकास की मौत हो गई। और उसके बाद जो है 2 अन्य युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक रुस्तम अंसारी जो है उसी बाइक पर जो सवार थे, उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी भी अस्पताल में मौत हो गई है। और नागा पासवान जो है वो भी फिलहाल घायल हैं और उनकी इलाज चल रही है। डॉक्टर से हमारी बात हुई है, उसका कहना है कि उसकी भी स्थिति नाजुक बनी है और हायर सेंटर में उसे रेफर किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी हादसा हुई है। और जिस तरह से प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि थार काफी तेज गति से थी और बाइक सवार 3 युवक जब डेहरी की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान सामने से आ रही थार ने टक्कर मारी है और थार की टक्कर से ये हादसा हुआ है। और बताया जाता है कि थार के अगले पहिए में बाइक फंस गई और किसी तरह उसे बाहर निकाला गया है। तो प्रत्यक्षदर्शी अजीत, थार चालक का क्या कोई पता चल पाया है? जी, पुलिस भी मौके पर पहुंची है और थार की पहचान की गई है, जो स्थानीय आसपास के ही बताया जाता है। लेकिन थार कौन चला रहा था वो पता नहीं चल पाया है। वो मौके से फरार हो गया है, वहां से वो भाग गया है। लेकिन पुलिस ने फिलहाल गाड़ी को जब्त कर लिया है। ठीक है अजीत, आप नजर बना के रखिए इस पूरी घटनाक्रम पर। अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां नहाने के दौरान नदी में डूबे हैं 4 युवक। 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 2 युवक अब भी लापता हैं। दोनों युवकों की तलाश जारी है। जो जानकारी सामने आ रही है, विशुनपुर छठ पूजा घाट पर डूबे हैं ये युवक। बड़हरा बबुरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर की यह घटना बताई जा रही है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां नहाने के दौरान नदी में 4 युवक डूब गए और लोगों ने 2 को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। 2 की तलाश अभी भी जारी है। रेस्क्यू अभी भी किया जा रहा है, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। दोनों युवक की अभी भी तलाश की जा रही है। विशुनपुर छठ पूजा घाट पर ये दोनों युवक डूब गए हैं। बरहरा बबुरा थाना क्षेत्र के विशुनपुर की घटना है। वहीं पटना से देखिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां गंगा में नहाने के दौरान 6 लड़के डूबे हैं। लोगों ने 3 लड़कों को बाहर निकाला है। 2 लड़के की गंगा में डूबने से मौत हो गई। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। एक लड़का अभी भी गंगा में लापता है। लापता लड़की की तलाश जारी है। चैती छठ पूजा में भाग लेने के लिए ये यहाँ पर पहुंचा था और डूब गया। हालांकि ये भी तलाश की जा रही है। दमराही घाट आए थे सभी लड़के। आपको बता दें कि माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट की यह घटना। और अब खबरों का रुख करेंगे, विश्व की खबरों का रुख, जहां ट्रंप के बयान के बावजूद ईरान की ओर से इजरायल के तेल अवीव पर लगातार हमले हो रहे हैं और इस हमले में भारी तबाही हुई है। इधर डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा है कि उनकी ईरान में एक बड़े लीडर से बात चल रही है और उस बड़े लीडर को लेकर के उन्होंने एक पोस्ट किया है। पोस्ट में यह दावा किया गया है कि वो बड़ा लीडर ईरान के स्पीकर मोहम्मद काली बाफ हैं, लेकिन खुद काली बाफ ने यह कह दिया है कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। ट्रंप सिर्फ गिरते हुए शेयर बाजार को काबू में करने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। क्या कुछ कहना है, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।
क्या ईरान इजराइल का युद्ध खत्म होने वाला है? We are in the throes of a real possibility of making a deal, and I think युद्ध खत्म करने के लिए किससे बात कर रहे हैं ट्रंप? if I were a betting man, I'd bet for it. But again, I'm not guaranteeing anything. They want to make a deal very bad. कौन है ईरान में ट्रंप का अयातुल्ला? Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. पच्चीस दिन से जारी भीषण और विध्वंसक युद्ध में अब क्या होने वाला है? क्या ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसमें कोई दम है? क्योंकि पहले ट्रंप ने कहा था मैं मुस्तफा खामनेई को नेता नहीं मानता, फिर ट्रंप ने कहा ईरान में कोई बचा नहीं है जिससे बात की जाए, और अब ट्रंप ने दावा किया कि 2 दिन से ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। इस बीच सवाल है कि आखिर ट्रंप ईरान में किससे बात कर रहे हैं? Thank you. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of That'll that? be opened very soon if this works. How soon? And who's in Immediately. control of it? Will Immediately. Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By who? Maybe me. Maybe me. You want the United States to be in Me control and of the flow of oil? Ayatollah, whoever the Ayatollah is, whoever the next Ayatollah. Look, and there'll also be a form of a very serious form of a regime change. Now, in all fairness, everybody's been killed from the regime. They're really starting off. There's automatically a regime change. But we're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. And maybe one of them will be exactly what we're looking for. Look at Venezuela, how well that's working out. We are doing so well in Venezuela with oil and with the relationship between the president-elect and us. And maybe we find somebody like that in Iran. क्योंकि ट्रंप ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने अयातुल्ला का जिक्र किया। अब सवाल है कि आखिर ईरान में ट्रंप का अयातुल्ला कौन है जिससे वो बात कर रहे हैं? हालांकि ट्रंप के इस दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने कहा था कि उनकी ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। इसको ईरान के स्पीकर मोहम्मद बघेर गलीबाफ ने खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका से हमारी यानी ईरान की कोई बातचीत नहीं हुई है। इस बीच ट्रंप ने यह भी दावा किया कि हम ईरान के एक शीर्ष नेता के संपर्क में हैं, जिस पर ईरान ने दावा किया कि ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप केवल बाजार में संतुलन बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हालिया बातचीत के बाद 15 मुद्दों पर सहमति बनी है। ईरान के पावर प्लांट पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए गए हैं। सवाल फिर वही है, आखिर कौन सच बोल रहा है और किसके दावे में कितना दम है? क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका पानी की तरह पैसा बहा रहा है। पश्चिम एशिया में जंग का पूरा गेम प्लान बदल गया है। शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बावजूद ईरान जंग में घुटने टेकने को राजी नहीं है और ना ही इजराइल पीछे हटने को तैयार है। अरबों रुपए के नुकसान के बाद ट्रंप फिलहाल नरमी बरत रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इस युद्ध को अंतिम अंजाम तक ले जाने की कसम खा चुके हैं। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे ही पता चला कि ऐसे ही लड़ा जाएगा हॉर्मूज का युद्ध, तो सवाल उठा कि क्या ईरान ऐसे ही बचाएगा अपनी जमीन और क्या समंदर में ही खोद डालेगा दुश्मन की कब्र, या फिर अमेरिका के 5000 कमांडो तोड़ डालेंगे ईरान का हॉर्मूज का चक्रव्यूह। अमेरिका ने जैसे ही देखा ईरान का युद्ध ट्रेलर,
डोनाल्ड ट्रंप ने किया बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के बिजली प्लांट पर 5 दिन के लिए हमले टाल दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच सकारात्मक बातचीत हुई है। पूरे पश्चिम एशिया में तनाव पूरी तरह खत्म करने के लिए गंभीर बातचीत हो रही है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. क्या ट्रंप का ये ऐलान 5 दिन का सरेंडर है? क्या ट्रंप ने हमले की धमकी वापस लेकर ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं? या फिर ट्रंप की वो चाल और जाल है जिसमें वो ईरान को फंसाकर घुटनों पर लाना चाहते हैं? लेकिन ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं और यही इस वक्त युद्ध का सबसे बड़ा सच है जिसने ईरान को पहले से ज्यादा अलर्ट कर दिया है। वॉर जोन का सच यह है कि हॉर्मुज में ईरान बैकफुट पर नहीं आया है। ईरान अब भी हॉर्मुज का समुद्री गलियारा कंट्रोल कर रहा है। वॉर जोन का सच यह है कि ईरान अब भी इजराइल पर पलटवार कर रहा है। ईरान की मिसाइल लगातार लॉन्च हो रही है और तेल अवीव से लेकर अश्कलान और हाइफा से लेकर डिमोना सब कुछ तहस नहस कर रही है। ऐसे में ट्रंप ने ऐसा क्या देखा? उनको किस बात का एहसास हुआ कि युद्ध के 24वें दिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि 5 दिन तक ईरान के बिजली अड्डों को नहीं छुएंगे और ईरान से अमेरिका की बातचीत पॉजिटिव चल रही है। देखिए, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका पानी की तरह पैसा बहा रहा है। पश्चिम एशिया में जंग का पूरा गेम प्लान अब बदल गया है। शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बावजूद ईरान जंग की घुटनों पर है, लेकिन आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप अब नरम नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की ताकत अब कमजोर पड़ने लगी है? जिस यूएसएस गेराल्ड फोर्ड को दुनिया का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, आज उसी के अंदर हालात बदहाल हैं। आग, अव्यवस्था और थके हुए सैनिक अमेरिका के लिए ऐसी परेशानी का सबब बन गए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया से खुलकर मदद मांग रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। समंदर में जला अमेरिका का महाबली। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका पर दबाव। थक गए सैनिक, परेशानी में ट्रंप। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब खुद संकट में घिर गया है। कभी समुद्री दैत्य कहे जाने वाले इस जहाज पर लगी आग ने अमेरिकी ताकत की असली हालत उजागर कर दी है। पिछले हफ्ते जहाज के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हालात बने उसने इस महाबली की कमजोरियां सामने ला दी। 30 घंटे तक चलता रहा सुपर कैरियर। 600 सैनिक बेघर, फर्श पर सोने को मजबूर। आग के बाद 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के बिस्तर जल गए। हालत यह है कि अमेरिकी सैनिक फर्श और टेबल पर सोने को मजबूर हैं। धुएं की वजह से कई सैनिकों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जबकि कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तबाह हुआ जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम। न कपड़े धुल रहे, न टॉयलेट चल रहे। जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम पूरी तरह से जल चुका है, जिसकी वजह से सैनिक अपने कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं। इसके अलावा 650 टॉयलेट वाले
इस विशाल जहाज में अब हालात ऐसे हैं कि सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ही क्रू को बुनियादी सुविधाएं देने में जूझ रहा है। 11 महीने की तैनाती, थक चुका महाबली। क्या इसीलिए ट्रंप मांग रहे हैं दुनिया से मदद? करीब 4500 सैनिकों और फाइटर पायलट्स के साथ ये जहाज पिछले 11 महीनों से लगातार मिशन पर तैनात है। माना जा रहा है कि इतनी लंबी तैनाती से जहाज और उसके क्रू दोनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उनकी क्षमता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस यूएसएस फोर्ड को पहले वेनेजुएला मिशन में लगाया गया था और अब इसे ईरान के खिलाफ चल रहे जंग में उतारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुले तौर पर दुनिया के देशों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जमीनी हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका को अब अपने सहयोगियों की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। ताकतवर दिखता अमेरिका अंदर से कमजोर। ऊपर से ताकत का प्रदर्शन करने वाला अमेरिका अंदर से कई चुनौतियों से जूझता दिख रहा है। यूएसएस गेराल्ड फोर्ड की ये तस्वीरें साफ इशारा कर रही हैं कि लंबी जंग सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि खुद की ताकत को भी कमजोर कर देती है। दुनिया भर के देश धीरे धीरे अमेरिका के खेमे से सरकने लगे हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट में जंग को मंजिल तक पहुंचाने का दावा करने वाले ट्रंप को पहले अपनी चुनौतियों से निपटना होगा, नहीं तो इस युद्ध में उनके लिए टिका रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। देखिए, ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका पानी की तरह पैसे को बहा रहा है। पश्चिम एशिया में जंग का पूरा गेम प्लान बदल गया है। शीर्ष नेतृत्व के खात्मे के बावजूद ईरान जंग में घुटने टेकने को राजी नहीं है और न ही इजराइल पीछे हटने को तैयार है। अरबों रुपए के नुकसान के बाद ट्रंप फिलहाल नरमी बरत रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू इस युद्ध को अंतिम अंजाम तक ले जाने की कसम खा चुके हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जब इजराइल चाहेगा तब रुकेगी जंग। नेतन्याहू की जिद में फंस गए हैं ट्रंप। नेतन्याहू से दोस्ती मजबूती या मजबूरी? ट्रंप के लिए युद्ध रोकना क्यों है जरूरी? पश्चिम एशिया में युद्ध की आग क्या भड़की और महज 23 दिन में ही अमेरिका के 75 अरब रुपए जंग की आग में स्वाहा हो गए। अमेरिका को रोजाना 325 करोड़ रुपए ईरान के साथ युद्ध में झोंकने पड़ रहे हैं। अब नौबत ये आ गई है कि चंद दिनों में ही दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की ताकतवर सेना को फंडिंग की जरूरत महसूस होने लगी है। ईरान के साथ युद्ध जारी रखने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से रक्षा विभाग ने 200 अरब डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग की डिमांड की है, जिसे अमेरिकी कांग्रेस का बजट ऑफिस कोरोना काल के बाद अब तक की सबसे बड़ी डिमांड बता रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर शिकंजा कसने के लिए ईरान को मात देने के लिए अमेरिका की लड़ाई हवाई हमले और नौसैनिक मिसाइलों पर निर्भर है। अमेरिका वार कर रहा है तो ईरान पलटवार कर रहा है। जितनी तबाही ईरान में हुई है उतनी ही नुकसान अमेरिका को भी सहना पड़ रहा है। जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर हमले में 4550 करोड़ के थाड़ का रडार तबाह हो चुका है। पश्चिम एशिया में अमेरिकी बेस पर हमले में करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। एक टॉम हॉक मिसाइल की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए है और अमेरिका करीब 6 दिन में 300 टॉम हॉक मिसाइल फायर करने में 9600 करोड़ रुपए फूंक चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाही के साथ साथ अमेरिका अब तक अपने 13 सैनिकों को भी खो चुका है। ये आंकड़े बताते हैं कि ईरान के हमलों का मुख्य निशाना अमेरिका के महंगे सैन्य सिस्टम रहे हैं। खास तौर पर रडार और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम को ईरान ने ज्यादा टारगेट किया। यही वजह है कि युद्ध में पूरी ताकत झोंक चुके ट्रंप के सामने अब धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। कभी ईरान को अल्टीमेटम दे रहे तो कभी जुबान को नरमी, लेकिन ट्रंप की रियायत रास नहीं आ रही है। उनके ही दोस्त नेतन्याहू को जो ये कह रहे हैं कि ईरान पर हमले रुकने नहीं चाहिए, पश्चिम एशिया में धधक रही युद्ध की आग ईरान और लेबनान की बर्बादी के साथ ही ठंडी पड़ेगी। מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הנשיא טראמפ מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארצות הברית
כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק. ऐसा लग रहा है कि ईरान का युद्ध नेतन्याहू की जिद बन गई है और ट्रंप के गले की फांस, क्योंकि अमेरिका पर खर्च का बोझ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। CSIS के आकलन के मुताबिक हर दिन अमेरिका को एयर ऑपरेशन पर 280 करोड़, नेवी ऑपरेशन पर 140 करोड़ और ग्राउंड ऑपरेशन पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपने सैनिक अभी जमीन पर नहीं उतारे हैं। ट्रंप ने फिलहाल 5 दिन के लिए संघर्ष को सीमित रखने का दावा किया है। So the discussions took place yesterday. They went into yesterday evening. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very, very soon meet. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. ट्रंप के लहजे में बदलाव दिख रहा है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर कम नहीं पड़ रहे हैं। जंग जारी रखने की लागत और ताकत दोनों ओर से जारी है। ईरान पीछे नहीं हटना ये साबित कर रहा है कि पश्चिम एशिया की ये महाजंग अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से काफी महंगी साबित हो रही है। फिलहाल वक्त तो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। अभी तो देखिए कि सीओ पर जब थोड़ा सा कड़ाई किया गया, अंचल कर्मियों पर जब थोड़ा सा कड़ाई किया गया, तो ये लोग हड़ताल पे चले गए, चिट्ठी लिखने लगे। आप कोई भी काम करिएगा नहीं, कोई ऐसा कार्रवाई होती है। ऊपर से एक चीज हम और देख रहे हैं भैया, जो सबसे गलत चीज हमको लग रही है एक बिहार के नागरिक के तौर पर, कि जो भी विजय सिन्हा किस उद्देश्य से कर रहे हैं हमको ये नहीं पता है, लेकिन एटलीस्ट वो जो कड़ाई की मांग हम लोग कर रहे थे, वो कड़ाई तो कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनके पक्ष में रहना चाहिए था कि हाँ भाई अफसरशाही के खिलाफ कम से कम लड़ रहा है, लेकिन हम वो भी चीज नहीं देख पा रहे हैं। ये बात सही है कि सरकार के पक्ष में कर्मचारी लोग जो भी लोग हड़ताल गए वो गलत गए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। सही काम हो रहा था, सही ढंग से होना चाहिए था। तो ये हमको ये जरा बताइए कि अभी हमको पहले अक्सर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाके सीओ ऑफिस या अंचल ऑफिस जो है उसमें हम रिपोर्टिंग किए हैं, ये शहरी क्षेत्र में हम पहली बार सीओ के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हमको जो पता चला है, बहुत अजीब सा सच, कि जमीन जितनी महंगी रहती है उतना ज्यादा पैसा ये लोग डिमांड करते हैं। जी। अभी आप जमाबंदी कायम कराने के लिए जाइए, वहाँ पे बहुत से दलाल मिलेंगे आपको, जो 50,000 लाख जमीन के हिसाब से रेट तय होता है कि आपका मोटेशन करवा देंगे। 5 लाख रुपए लेंगे, 10 लाख रुपए लेंगे। कट्ठा वाइज है ना, 2.5 लाख रुपया कट्ठा फिक्स है। ये गलत है। एक कट्ठा अगर एक दूर जमीन लिए है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, ईरान की ओर से दागी गई एक मिसाइल ने मध्य तेल अवीव के एक पुल को निशाना बनाया, जिससे कि वहां भारी विस्फोट हुआ है। खबर यह भी है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के मुकाबले 1:20 के मुकाबले मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। यानी ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर के 20 मिसाइलें दाग रहे हैं, तो ईरान सिर्फ 1 मिसाइल दाग पा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। तेहरान में ब्लैकआउट, वॉर शुरू। ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरे ईरान में फैले ऊर्जा संयंत्रों पर ताबड़तोड़ हमले करने जा रहे हैं। इधर जब से ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले किए हैं, उसके बाद से ईरान ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ईरान पर अब तक अकेले अमेरिका 7,500 से ज्यादा हमले कर चुका है, जबकि इजराइल ने पूरे ईरान में 5,600 से ज्यादा हमले किए हैं। 12,000 से ज्यादा बम अमेरिका अकेले ईरान पर दाग चुका है, जबकि 3,600 बम अकेले इजराइल ने तेहरान पर गिराए हैं। 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत 220 से ज्यादा टॉप कमांडर और लीडर्स मारे जा चुके हैं, जिसमें IRGC के चीफ, ईरान के NSA अली लारिजानी, खुफिया मंत्रालय के प्रमुख तक शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद
ईरान के सटीक और घातक हमलों में रत्ती भर का फर्क नजर नहीं आया है। तेल अवीव, अराद, डिमोना और यरूशलेम पर ताजा हमलों ने साबित कर दिया है कि ईरान की बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये ना ही गजा है और ना ही लेबनान, बल्कि ये इसराइल का डिमोना इलाका है, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये पूरा इलाका तबाह हो गया है क्योंकि ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे गिरा। इस बैलिस्टिक मिसाइल ने यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। बड़े मिसाइल दागे गए, अर्ध में एक लगा, वो भी डायरेक्ट हिट थी, और इस स्पॉट पे भी मिसाइल डायरेक्टली गिरा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन मिसाइल इतना तेज था कि पूरा चकमा यहां के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दे गया और इस पूरे इलाके में तबाही मच गई। ईरान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल ने मध्य तेल अवीव के एक पुल को निशाना बनाया, जिससे वहां भारी विस्फोट हुआ है। खबर है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के मुकाबले 1:20 के मुकाबले मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। यानी ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर 20 मिसाइलें दाग रहे हैं, तो ईरान सिर्फ 1 मिसाइल दाग पा रहा है।